अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो आपको बताएंगे कि किस तरह मुतनाज़ बिल की आड़ में नून लीग ने अपना उल्लू सीधा किया और इसमें जो तजादात नज़र आ रहे हैं A to Z, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन क्या इनका ये मकसद पूरा होगा, इसके ऊपर भी बात होगी। मारूफ एंकर रेहान तारिक को गिरफ्तार कर लिया गया NCCIA की जानिब से। क्या उनके ऊपर मुकदमा था और क्या इसका मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, वो भी बात करेंगे। दूसरी तरफ मलिक अहमद खान साहब और मरीम नवाज साहिबा की एक दफ़ा फिर से एक अहम मुलाकात हुई है जाती उम्रा में। ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं, इसमें क्या पीछे छुपी सियासत है अंदरूनी पार्टी की, उसके ऊपर भी बात होगी। और साथ ही साथ कुछ जिक्र करेंगे अज़मा बुखारी साहिबा का भी, क्योंकि उन्होंने बहुत शोर शराबा मचाया जब एक फ़ेक वीडियो मुबैना तौर पर उनसे मंसूब की गई, लेकिन उसके बाद वो अदालत गई। उसके बाद से 10 महीने हो चुके हैं कि फ़लक जावेद जो इस मुकदमे में नामजद थी, वो ना सिर्फ ये कि गिरफ्तार हैं बल्कि हर मरतबा अदालत में उन्हें पेश भी किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अज़मा बुखारी साहिबा बिल्कुल गायब हैं और ना ही वो अपना कोई बयान आके अदालत में दे रही हैं, ना ही इस केस को परसू कर रही हैं। लेकिन फ़लक जावेद जो हैं वो मुसलसल उनके इंतकाम का निशाना बन रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज गुफ्तगू होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुतनाज़ बिल के हवाले से, जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पास हुआ और उसके बाद अचानक से ये मीडिया पर लीक हुआ या सामने आ गया और उसके बाद फिर मुसलसल इसके ऊपर एक बहस मुबाहिसा और तनकीद शुरू हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बिल जो है ये कोई नया बिल या नई कोई ऐसी चीज़ मुतारिफ नहीं कराई गई थी। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल था 1988 का और उसी में कुछ चीज़ों में तरमीम की गई थी। और ये जो तरमीम थी ये तकरीबन अपोजिशन की मुशावरत और उनके साथ ऑन बोर्ड करके उन्हें तभी की गई थी। और ये सारा मामला जो है वो 30 अप्रैल को अंजाम पाया था और 30 अप्रैल को इसमें जो भी मंजूरियाँ थी वो की गई थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम देखते हैं कि 2 महीने तक मुकम्मल खामोशी रहती है। पूरा मई का मंथ, उसके बाद जून का महीना, ये 2 महीने बिल्कुल खामोशी रहती है। और फिर जुलाई के भी 8-10 दिन गुजरने के बाद अचानक से इस बिल के ऊपर एक बहस शुरू हो जाती है और तनकीद शुरू हो जाती है। अच्छा, वो जो बहस हो रही है मैं उसकी तरफ तो नहीं जाती, मेरे ख्याल से वो बहस या तनकीद गलत नहीं है। जैसे मैंने पहले भी उस पर बात की थी कि अगरचे ये बात दुरुस्त है कि बाकी भी बहुत सारे सूबों में और नेशनल असम्बली सेनेट में बहुत सी मुराद मिली हुई हैं, तो उस लिहाज से अगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने भी कुछ चीज़ें की हैं तो वो कोई बहुत उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू नहीं की। लेकिन KP असम्बली पे इसलिए तनकीद होगी क्योंकि उनका नज़रिया ये था नहीं, उनका बयानिया ये था नहीं। वो तो ये इस वक्त बयानिए के साथ खड़े हैं ना कि अशराफिया के लिए अलग कवानीन और अलग सहूलियात नहीं होनी चाहिए। तो जब वो ये नैरेटिव लेके चल रहे हैं तो फिर वो ऐसी किसी भी चीज़ को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं जहाँ पे उनके अपने लोग जो असम्बली के हिस्सा हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मराहत यहाँ चीज़ें मिल रही हों। तो बुनियादी तौर पर जो इस पर तनकीद हो रही थी वो इस वजह से हो रही थी। और जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी ये बात कही कि इंटरेस्टिंगली खुद सबसे बढ़कर जो तनकीद हो रही थी वो PTI की तरफ से हो रही थी। उनके अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो इस बात पे तनकीद कर रहे थे। अच्छा, अब उस सारी तनकीद से जो फ़ायदा उठा रहा है, कौन उठा रहा है, वो नून लीग उठा रही है। किस लिए उठा रही है और कैसे उठा रही है, बड़ी मज़ेदार बात है। आप ये देखिए कि पूरा जो ये जब से स्कैंडल सामने आया रज़ा डार वाला, यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में 2 या 3 तारीख से ये सामने चीज़ें आना शुरू हुई, उसके बाद से ऑनवर्ड्स 3-4 दिन से मुसलसल तनकीद की जद में कौन था? डार फैमिली, इसहाक डार, नून लीग या रज़ा डार, अली डार, इन लोगों के ऊपर बात हो रही थी और वो जान छूट नहीं रही थी। मीडिया पे भी थ्रू आउट इसी केस के ऊपर डिस्कशन चल रही थी, सोशल मीडिया पर भी यही केस छाया हुआ था डिस्कशन में। और फिर अचानक से जब ये मुतनाज़ बिल का मामला सामने आया तो सारी तोपों का रुख जो है वो PTI की तरफ हो गया, जिसके बाद जो नून लीग के लोग थे उन्होंने भी शुक्र अदा किया कि जी हमारी जान छूटी और उन्होंने भी तोपों का रुख कर लिया PTI की तरफ के, देखें जी इन्होंने क्या मुतनाज़ बिल जो है वो पास कर लिया वगैरह वगैरह। तो अब इस तनाजुर में देख के तो ये एहसास हो रहा है कि जानबूझ के जैसे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस बिल को डिस्कशन का मौजू बनाया गया है बाकायदा। ऐसा महसूस हो रहा है इसके आउटकम को देखते हुए, क्योंकि आप देखिए कि उसके बाद से जो रज़ा डार वाला मामला था वो पसे पुश्त चला गया और ये मुतनाज़ बिल का जो मामला था उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई। अब अगर ये फौरी तौर पर अभी अभी कहीं बिल पास हुआ होता तो फिर तो समझ में भी आती है कि भाई ज़ाहिर है इन्होंने इस वक्त ये हरकत की तो जाहिर सी बात है इस वक्त जो है वो इनके ऊपर तनकीद होगी।
लेकिन ये मामला जो है ये तो 30 अप्रैल का था, लेकिन जिस तरह से उसको एंड टाइम पर यूज़ किया गया है अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, अब इससे ये खदशात जन्म ले रहे हैं कि यकीनी तौर पर ये जानबूझकर एक बाकायदा प्लान के तहत इस बिल को इस तरीके से एकदम उछाला गया है और इसके ऊपर बातचीत शुरू करवाई गई है ताकि इसहाक डार और रजा डार वाले मामले से तवज्जो हट सके। दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि नून लीग खुद इस बिल के ऊपर तनकीद करने में सामने आ गई। हालांकि किसी और का तो तनकीद करना चले बनता है कि पीटीआई के अपने लोग कर रहे हैं या सहाफ़ी कर रहे हैं, ऑपोजिशन की दीगर जमातें करें, लेकिन नून लीग किस मुंह से तनकीद कर रही है, जबकि नून लीग तो खुद इसी तरह की मुराद ऑलरेडी पंजाब असम्बली से ले रही है और उन्होंने खुद ऐसे बिल मंजूर किए जिसमें पंजाब असम्बली के मेंबर्स के लिए, कैबिनेट के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मुराद, तनख्वाहें और तमाम चीज़ें जो हैं वो अभी रिसेंटली इन्होंने पास आउट की। उसके अलावा मरियम नवाज के जहाज़ का मामला भी आपके सामने है। तो नून लीग किस मुंह से जो है वो इस बिल के ऊपर तनकीद करी? या तो ये ना कि आप बड़ी ऑस्टेरिटी ड्राइव लेके चल रहे हैं और अब अचानक आपको पीटीआई का ऐसा एक स्कैंडल हाथ लग गया, तो चलें समझ में आया कि आप उससे फ़ायदा उठाने के लिए तनकीद करने मैदान में उतर आए। लेकिन भाई आप तो पहले ही ये काम कर रहे हैं, तो आप किस मुँह से तनकीद करने आ गए? लेकिन नून लीग में ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ढिठाई कमाल की है। कोई इन लोगों में ग्रेस नाम की चीज़ ही नहीं है कि जिस वजह से आप ये कहें कि जनाब कहीं पे ये उसूल के साथ खड़े हुए नज़र आएँ। ये सिर्फ मतलब परस्त और अपने मफाद के लिए जहाँ इन्हें नज़र आता है उस चीज़ के साथ खड़े हो जाते हैं। कभी वो वोट को बयानिया इज़्ज़त दो का हो जाता है, कभी वो मुझे क्यों निकाला बयानिया है, कभी वो कोई बयानिया है। लेकिन ये फ़ौज को भी गालियाँ दे सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, ये तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं जब इन्हें सूट कर रहा हो। और जब इन्हें सूट ना कर रहा हो तो ये सारी चीज़ें भुलाकर सिर्फ अपने मकसद के लिए कानून साजियाँ भी कर सकते हैं। तो ये बात तो माने। अब इख्तियार वली साहब जो हैं वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो तौहीन आमेज़ तरीके से लगे हुए हैं कि जी ये खलंडरे नौजवान आ गए हैं, बंदर के हाथ में माचिस आ गई है, ये छोकरे आ गए हैं कैबिनेट में और ये हो गया वो हो गया। भाई पहली बात तो ये कि आपको 2.5 महीने बाद आज पता चला है कि ये बिल मंजूर हुआ है। दूसरी बात ये कि आपके तो अपने जो अपोजिशन लीडर हैं उनको भी जो हैं वो फेवर्स मिली हैं इस बिल के नतीजे में। तो आप सबसे पहले तो अपनी पार्टी के जो नून लीग के लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको कटहरे में खड़ा करें ना। भाई आप लोग वहाँ पे क्या चने बेच रहे थे जब ये चीज़ें आ रही थी, तो आपने उस वक्त क्यों स्टैंड नहीं लिया था? तो ये तो आप में पूछने की हिम्मत नहीं हुई। बस आपने कहा मौका मिल गया, लिहाजा खुद भी आओ बाहर निकल कर और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दो कि जनाब इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। हालांकि खुद आपकी पंजाब हुकूमत ने क्या किया, 11 अरब के जहाज़ पर तो आपने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि भाई ये गलत था। कम से कम नून लीग के बरक्स पीटीआई में इतनी तो जुर्रत है कि अपने ही लोगों के खिलाफ गलत अगर वो खड़े हों तो खड़े हो जाते हैं कि भाई हम डिफेंड नहीं कर सकते। इवन ये भी खबरें आ रही हैं कि पीटीआई के अंदर भी इस बिल को लेकर के जो बहुत से रहनुमा हैं उन्होंने कैटेगोरिकली केपी हुकूमत को ही कहा कि भाई हम इसका दिफा नहीं करेंगे। शेख वकास अकरम साहब ने भी कहा कि हम इसका दिफा नहीं कर सकते, उन्होंने टीवी पे भी बात कही। तो बहुत से लोग तो उनकी पार्टी के हैं लेकिन वो गलत काम का डिफेंड करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। और आप लोगों में तो इस तरह के लोग हैं, कल्ट की बात हो रही होती है। अब आप बताएं कि कल्ट कौन है? कल्ट यही तो होता है ना, गलत सही आप बस कहते हैं नहीं जी बस इन्हें कहता है तो यार ठीक है। तो अब ये हरकत कौन कर रहा है? ये तो नून लीग ही करते हैं। पीटीआई वाले तो कल्ट नहीं है, फिर वो तो भाई गलत को गलत कह रहे हैं, सही को सही कह रहे हैं। अपनी पार्टी के उन्होंने पकड़ के बखिए उधेड़ दिए, सबसे ज़्यादा तनकीद तो उनकी खुद की तरफ से हुई है। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि इन लोगों का मुनाफिकत का ये आलम है। दूसरी तरफ इवन फलक जावेद आज अदालत में पेश हुई तो उन्होंने भी ठीक ठाक सुनाई कि भाई गलत बिल है, ये इमरान खान का नज़रिया नहीं है, तो आप कैसे इस तरह की कानून साजी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आपकी प्रायोरिटी क्या इस तरह की मुराद लेने के बिल के ऊपर कानून साजी करना है? इधर जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं, लीडर आपका जेल में सड़ रहा है, उसके बारे में आपका क्या प्लान है? उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सके और उल्टा आप जो है वो अपनी मराहत और अयाशियों के लिए बिल पास करते फिर रहे हैं। तो उन्होंने अपने लोगों को ठीक ठाक सुनाई है। बाय द वे फलक जावेद वाला जो इशू है अब आप इस पर भी देखिए कि नून लीग की हरकत क्या है कि 10 महीने से इस खातून को इन्होंने पकड़वाया हुआ है। ये आपको याद होगा वाकया था जो एक कोई वीडियो बनाई गई थी, फेक थी, और उसके बाद उसको मंसूब किया गया कि जी अज़मा बुखारी की गैर अखलाकी वीडियो है और इस तरह की बात थी। तो उस मामले के ऊपर जो है ये फलक जावेद को और एक दो इन लोगों के साथ और पीटीआई के कारकुन हैं उनको नामजद करवाया गया था। और आपको याद होगा जब ये वीडियो आई थी
तो ये क्या नाम है, अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं ये हर चैनल पे बैठ के सीना को भी कर रही थी कि हाय हाय मेरी इज़्ज़त दागदार कर दी। फिर लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गई, वहाँ जाके नीलम साहिबा के सामने पेश होने के लिए इन्होंने कहा कि जी मेरे लिए क्या इंसाफ है, मुझे कौन इंसाफ देगा, मेरा घर डिस्टर्ब हो गया, मेरा ये हो गया वो हो गया। फिर पूरे मीडिया के सामने उन्हें पंचायत लगा के पूरा जनाब शाम गरीबा बर्पा की कि पता नहीं क्या उनके साथ जुल्म सितम हो गए, और जनाब मैं देखती हूँ इसके ऊपर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, और ये क्यों नहीं हो रहा, और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, फलां नहीं हो रहा, धमाका नहीं हो रहा। उसके बाद फलक जावेद साहिबा जो हैं वो गिरफ्तार हो गई। उस गिरफ्तार हुए भी उन्हें अब 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा एक मर्तबा भी इस केस में अदालत पेश नहीं हुई। भाई अब आपके पास इतने एविडेंस थे और आपने इतना इसके ऊपर आके मातम किया कि जनाब मेरे जो कल्प्रेट हैं उसको पकड़ा जाए। अब पकड़ लिया ना, अब आके आप अदालत में आएँ, साबित करें और उन्हें सज़ा दिलवाएं। और अदालतों की सहूलतकारी आप देखें कि भाई एक फरीक जिसने दावा दायर किया है अब वो दोबारा तशरीफ़ लाने के लिए तैयार नहीं है, तो आपने जो बंदा पकड़ा हुआ है उसकी ज़मानत क्यों मुस्तरद करते हैं, उसका केस आगे भी नहीं चलाते, उसको ज़मानत भी नहीं देते, उसको मुसलसल जो है वो जेल में 10 महीने से बंद रखा हुआ है। और अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं उसके ऊपर अब लब कुशाई तक भी नहीं करती कि वो अब क्यों पेश नहीं हो रही अदालत में, क्या वजह है कि उन्होंने इस केस को आगे प्रोसीड नहीं किया। अब भाई जो आपकी इज़्ज़त दागदार हुई थी, जो आपका नुकसान हुआ था, वो आके अब पूरा करें ना फलक जावेद से, क्यों नहीं पूरा कर रही। अब फलक जावेद जो है वो 5 बच्चों की माँ है। मैं उनके किसी एक्ट को डिफेंड नहीं कर रही ना, मैं शायद उनकी बहुत सारे अल्फाज से वैसे भी इख्तिलाफ करती होंगी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जिस केस की पर्टिकुलर बात हो रही है अगर वो उसमें वाकई कसूरवार है तो उनको आप सज़ा दिलवाएं। अदालत किस लिए है ना, अदालत के ड्यू प्रोसेस में आप आए ना अज़मा बुखारी साहिबा, लेकिन आप नहीं आ रही। इससे ये साबित होता है कि आपके पास ना तो कंप्लीट कोई एविडेंस है और आपको पता है कि आपका केस कमज़ोर है, इसलिए आप पेश नहीं हो रही। और आप सिर्फ अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करते हुए, चूँकि आप लोगों का इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ है, आप जिस भी मुखालिफ को चाहें फ़िक्स करवा सकते हैं, तो आप अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए सिर्फ उन्हें फ़िक्स करवा रहे हैं। सिर्फ वो आप पे तनकीद करती हैं, आपको वो बुरी लगती हैं बहनें, लिहाजा आप लोगों ने उनको अंदर बंद किया हुआ है। अगर आपके पास उनके वाकई कोई किए गए जराइम का रिकॉर्ड है, सबूत है, तो भाई पेश करें ना अदालत में। फिर भागते क्यों हैं आप लोग अदालतों से, फिर आप अदालतों में आते नहीं हैं। तो ये क्लियर एक विक्टिमाइजेशन का आपको एग्जाम्पल नज़र आता है कि जब आप अपने किसी ताकत में होते हैं तो फिर किस तरह आप अपने सियासी मुखालिफ को जो है वो रगड़ा लगाते हैं, सिर्फ चाहे आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत हो या ना हो, लेकिन आप कहते हैं कि अब इसको अंदर बंद रखो क्योंकि ये बाहर निकलेगा, ये फिर तनकीद करेगा और वो तनकीद से जलन होगी, लिहाजा इनको अंदर बंद रखो। और चूंकि अदालतों का तो हाल आप जान ही चुके हैं, उनकी तो वैसे ही तदफीन हो चुकी है, तो कोई भी मजलूम के साथ या किसी इंसाफ का पैमाना पूरा करते हुए तो फैसले करेगा नहीं, तो वो फिर आपके सामने ही है जो सूरत हाल है। तो बहरहाल यहाँ पर सिर्फ सियासी मुखालिफिन को ही नहीं, एंकर्स को भी फिक्स किया जाता है, और ऐसे एंकर्स जो ख़ास तौर पे तनकीद करते नज़र आते हैं बहाने से, उनको भी लपेट में लिया जाता है। और अभी रज़ी ताहिर साहब के हवाले से मुझे ख़बर मिली है कि उनकी ज़मानत मुस्तरद हो गई है। अब रज़ी ताहिर साहब जो हैं उनके बारे में भी कोई क्लियर एविडेंस सामने पेश नहीं किया जा सका अभी तक, लेकिन उनको भी मुसलसल गिरफ्तार रखा हुआ है और उनकी ज़मानत भी नहीं होने दी जा रही। दूसरी तरफ एक और सहाफ़ी और पॉडकास्टर रेहान तारिक जो 24 चैनल्स में काम करते हैं, और मोहसिन नकवी साहब वाला चैनल है ये। अब इनकी जो वजह शोहरत है वो ज़्यादा पॉडकास्ट की वजह से है, क्योंकि अक्सर ये बड़े हार्ड हिटिंग टाइप के पॉडकास्ट करते हैं मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ। और जहाँ ये पॉडकास्ट इनके बड़े मकबूल होते हैं वहीं पे मुतनाज़े भी होते हैं, क्योंकि बहुत जगहों पर इनकी तरफ से जो मेहमान बुलाए जाते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी कर दी जाती है और कुछ पर्सनल किस्म के क्वेश्चंस भी किए जाते हैं जो कि मुनासिब बात नहीं है। तो बहरहाल उनके ऊपर तनकीद वगैरह का सिलसिला भी जारी रहता है। अभी रेहान तारिक बैरून मुल्क गए हुए थे और ये आज सुबह ही वापस पहुँचे लाहौर एयरपोर्ट पर। जब इनकी फ़्लाइट आके रुकी तो जैसे ही ये बाहर निकले हैं तो इनको वहाँ पर NCCIA ने गिरफ़्तार कर लिया। उसके बाद उनके बारे में ये खबर पता चली, इब्तदाई तौर पर मालूम नहीं था कि किस मुकदमे में उन्हें पकड़ा गया है, लेकिन उनके बारे में खबर ये पता चली है कि तौहीन मज़हब का उनके ख़िलाफ़ जो है वो पर्चा बनाया गया, नफ़रत अंगेज़ मवाद की अशात के हवाले से।
अब ये लेटेस्ट इन्होंने पॉडकास्ट किया था जिसमें उन्होंने एक शिया आलिम दीन को गेस्ट बुलाया था, और वहाँ पर जो उनकी गुफ्तगू हुई वो यकीनी तौर पर ज़ाहिर है जब आप मसलक के ऊपर डिस्कशन करते हैं और वो भी इस अंदाज से करते हैं कि किसी दूसरे मसलक के लिए आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दें कि वो उसके ऊपर तनकीद कर सके, तो फिर वहाँ पर जो दूसरे मसलक वाले हैं ज़ाहिर है उनके मजहबी जज्बात जो है वो मजरूह होते हैं। तो ये बात तो जब सामने आई थी और वो क्लिप भी काफ़ी वायरल हुआ था, तो उस वक्त ही सब लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये एक मुतनाज़े किस्म का पॉडकास्ट था उनका। और ख़ैर उसके बाद अभी उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। अभी मेरे पास बहुत तफसीलात तो नहीं है कि एग्जैक्टली क्या उसी पॉडकास्ट की बात है, लेकिन जो इब्तदाई तफसीलात आई हैं उससे तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि गालिबन ये उसी पॉडकास्ट से मुतल्लिक़ ही उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और डिप्टी डायरेक्टर जो हैं वो ख़ुद इसके मुद्दई बने हैं। बहरहाल उनको अदालत में पेश किया गया और अदालत जब उन्हें पेश किया गया तो गाड़ी से निकलते ही उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए बड़े जोशीले अंदाज में, और उसके बाद जो है उन्हें अदालत में नईम भट्टू की अदालत में पेश भी कर दिया गया। तो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी मुसलसल हमें नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ चल रहा है NCCIA का हथौड़ा। और अब तो सुहेल आफरीदी साहब ने इस बिल के हवाले से वाज़े तौर पे ऐलान कर दिया, वीडियो उनका पैगाम भी आया है और उन्होंने कहा है कि देखिए जी हम तो हमेशा आज़ादी इज़हार राय को प्रमोट करते हैं, और अगर अवाम की राय इस बिल के हवाले से तनकीदी है और वो इस बिल को नहीं देखना चाहते तो हम यकीनी तौर पर इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, और उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर नज़रसानी करेंगे। तो ये मैं आपको पिछले व्लॉग में ख़बर दे ही चुकी थी कि अब इस बात के ऊपर तकरीबन फ़ैसला हो चुका है कि इस बिल को या जो भी इसमें इमरात का इजाफा किया गया था उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बात की कि जी काले चैनल हमारे पीछे पड़े हुए हैं लेकिन हम सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करते। तो बहरहाल ये बात तो हो ही जानी थी, इन्होंने तो अपना यानी कर ही लेना था रिवर्स, लेकिन इस सारे के बीच में जो फ़ायदा उठाया वो बहरहाल फिर भी नून लीग ने उठाया, इसहाक डार फैमिली ने उठाया। लेकिन दूसरी तरफ जो सियासी मुखालिफिन हैं वो भी जिस अंदाज से गुजर रहे हैं वो भी आपके सामने है। लेकिन ये सब कुछ जो चल रहा है इसमें खुद PMLN के अंदर भी सब कुछ अच्छा नहीं है। क्लियर हमें नज़र आती हैं 2-3 प्रॉब्लम्स। एक तो ये कि जो MPAs हैं वैसे तो वो ख़ुद भी अक्सर उनमें से जो हैं वो फॉर्म 47 के MPAs हैं, तो वो भी आपको शिकवा करते नज़र आते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो दस्तयाब नहीं हैं, मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उनकी उस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं है और MPAs के साथ वो बिल्कुल कोई मुशावरत भी नहीं करती और उनकी बात नहीं सुनती वगैरह, उन तक एक्सेस नहीं है बुनियादी तौर पर। तो ये एक बहुत प्रॉब्लम नज़र आता है। दूसरी तरफ ये भी ख़बर है कि जो मलिक अहमद ख़ान साहब हैं उनके साथ भी मरियम नवाज़ साहिबा के कुछ इख्तिलाफ़ात पैदा हुए हैं, क्योंकि कुछ मुतनाज़े कानून साजी के ऊपर मलिक अहमद ख़ान साहब ने बड़ा वोकल होकर जो कि स्पीकर है पंजाब असम्बली के, असम्बली के अंदर बैठकर भी उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी की। तो इसके ऊपर जो है वो ज़ाहिर है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मरियम नवाज़ साहिबा को भी होंगे कि भाई हमारी की हुई कानून साजी पर या कुछ फैसलों के ऊपर क्यों जो है वो तनकीद की जा रही है। उससे पहले मलिक अहमद ख़ान साहब से एक मुलाकात वो पहले भी कर चुकी हैं और अब एक दूसरी मुलाकात जाती उम्रा में उनकी हुई है। जो क्यास राइयाँ हो रही हैं वो यही हैं कि जनाब इनको सेटल करने की कोशिश की जा रही है। पीछे क्या चल रहा है, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि मलिक अहमद ख़ान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ गहरे रवाबित रखते हैं और ऐन मुमकिन है कि इस्टेब्लिशमेंट के ही आशीर्वाद पर उन्होंने मरियम नवाज़ के ऊपर या उनकी हुकूमत के हवाले से लिए जाने वाले फ़ैसलों के ऊपर कुछ इस तरीके से आवाज़ उठानी शुरू की है। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है इवन कि हो सकता है वो ख़ुद भी आगे चल के वज़ारत आला के उम्मीदवार हों पंजाब में। तो बहरहाल अब इस सारी उससे एक PMLN के अंदर जो है वो थोड़ी सी बेचैनी ज़रूर पैदा हुई है। कुछ लोग जो है वो अदरवाइज़ भी मरियम के ख़िलाफ़ हैं, वो अब उनके भी कुछ ग्रुप में आ गए मलिक अहमद के, कुछ डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं लोग, और कुछ जो हैं वो ज़ाहिर है PMLN के हामी हैं तो वो मरियम नवाज़ के ग्रुप में भी होंगे। लेकिन बहरहाल एक डिविजन्स जो हैं वो आपको PMLN में दिखाई दे रही हैं। लेकिन अभी फ़ौरी तौर पर अगर आप कहें कि इसके नतीजे में कोई बड़ा कोई रिवॉल्ट हो जाएगा तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये जिस टाइप के ये MPAs हैं जो जाली फॉर्म 47 पे बैठे हुए हैं, तो आप इनका अखलाकी हैसियत का तो अंदाज़ा लगा ही लेना। इनके कौन से कोई उसूल होंगे जो हारे हुए लोग जो हैं वो आके असम्बलियों में बेशर्मों की तरह बैठे हुए हैं, तो इनके कोई उसूल तो होते नहीं है, सीधी बात है। तो इनको जब कहा जाएगा कि भाई आप इसको छोड़ दो तो छोड़ देंगे, जब तक कहा जाएगा कि इसी कोठे से लटके रहो तो लटके रहेंगे। तो इन लोगों की हैसियत तो ये भेड़ बकरियों जैसी है, अदरवाइज़ तो इनकी कोई हैसियत है नहीं। हैसियत तो उसूल से बनती है।
आप किसी उसूली मौक़िफ़ पे खड़े होते हैं तो आपकी इज़्ज़त है, भले आप MP हों चाहे ना हों। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, इनके बारे में अब क्या ही बात की जाए। आखिर में बात कर लेते हैं कि जो एक मुआहदा किया गया था इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि अमेरिका और ईरान के दरमियान हुआ था स्विट्ज़रलैंड में, ये मुआहदा भी अब ख़त्म हो चुका है और इसका बाकायदा ऐलान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। वजह क्या बनी है, पिछले कुछ दिनों में कुछ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कुछ मामलात पर चल रही थी और उसके बाद रात गए अमेरिका की तरफ से ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों पर बाकायदा बमबारी की गई और मिज़ाइल फायर किए गए। एक इत्तला के मुताबिक 80 मिज़ाइल फायर किए गए। आज भी बोशर शहर जो है वहाँ पर भी मिज़ाइल दागे गए हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का आगाज़ करते हुए कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वहाँ पर एक दफ़ा फिर से कशीदगी देखी जा रही है। तो उसके बाद अब बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और उन्होंने आकर कहा कि जी ये जो ईरानी है, जो उनका एक पुराना स्टाइल है गालियाँ वालियाँ देने का, कि ये तो बड़ी गलीज़ कौम है और ये बिल्कुल काबिल एतबार कौम नहीं है और हमने बड़ी गलती की इनसे बातचीत करके, कोई अब मुआहदा एग्जिस्ट नहीं करता और हम इनको अब सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे वगैरह वगैरह, और धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। तो वो जंग और वो जो सिलसिला जिससे बचने की कोशिश की जा रही थी वो एक दफ़ा फिर से हमारे सामने मुसल्लत होता नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ एक इसमें जो एंगल है वो ये भी है कि बेसिकली ये MOU जो था किसी नेक नियति से साइन ही नहीं किया गया था। इसका मकसद ये नहीं था कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जंग को हमेशा के लिए ख़त्म करके ईरान के साथ कोई ताल्लुकात को बेहतरीन तरीके से उस्तवार करना चाहते हैं, बल्कि इसका मकसद सिर्फ ये था कि जंग में थोड़ा सा वक्फा ले लिया जाए, किसी तरह बहला फुसला के धोखे से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खुलवा लिया जाए, ताकि जो रिज़र्व्स इनके पास ऑयल्स के रिज़र्व्स थे पेट्रोलियम मसनूआत के, वो जो कम हो चुके थे यूरोपियन कंट्रीज़ के पास भी और अमेरिका और उसके एलाइज़ के पास भी, उनको दोबारा से भर लिया जाए। तो वो ज़खायर जब उनके एक दफ़ा दोबारा से सेटल हो गए हैं तो अब उन्होंने दोबारा से जो वो अपना मुआहदा था उसको कैंसिल करने का ऐलान कर दिया है। और ये बिल्कुल ऐन मुमकिन भी है, क्योंकि हमने पहले भी स्ट्रैटेजी देखी थी डोनाल्ड ट्रंप की कि जब एक्सट्रीम हो जाती थी, प्राइस वगैरह ज़्यादा बढ़ जाती थी, तो वो साथ ही कोई ऐलान कर देते थे कि जी हम तो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, जंगबंदी होने वाली है। फिर थोड़े से प्राइस नीचे आ जाते थे, फिर बढ़ जाते थे। तो ये तमाशा भी डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी देर जारी रखा। और जब इनके अब रिज़र्व्स जो हैं, एक्स्ट्रा रिज़र्व्स जो पड़े हुए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए, तो फिर इन्होंने एक MOU साइन कर लिया। उसके बदले में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलवाई, उसमें कई जो शिप्स हैं उनका आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो गया। और अब जब थोड़ी सी तेल की कीमतें भी बहाल हुई, जब चीज़ें जो इनके रिज़र्व्स थे वो बेहतर हुए, तो उसके बाद इन्होंने दोबारा से MOU को खटाई में डाल दिया है। अब उसके बाद ईरान की तरफ से भी ज़ाहिर है ये एक सख्त रिएक्शन आया है कि जनाब ये हम पहले ही कहते थे नाकाबिल एतबार हैं, अब तो ये और साबित हो गई है बात। तो उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो काफ़ी गम और गुस्से का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि हमें इस बात का खदशा शुरू दिन से मौजूद था कि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी कोई ज़ुबान तो है नहीं, ये सुबह कुछ कहता है शाम को कुछ कहता है, तो लिहाजा वो भी इस चीज़ के ऊपर जो है बड़े नाला हैं। उन्होंने कहा है कि हम तो पहले ही किसी वक्त भी ऐसा नहीं हुआ कि जंग से पीछे हट गए हों या हम उसके लिए तैयार ना हो, तो हम तो पहले तैयार हैं। तो जो अगर आपको शौक़ है जंग लड़ने का मज़ीद, तो जंग लड़ लें आप। अब बहरहाल फुल स्केल जंग तो अभी उस तरह नहीं होती नज़र आ रही, लेकिन थोड़ा बहुत जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। और बहुत से लोग ये भी ख्याल जाहिर कर रहे हैं कि जब मिड टर्म इलेक्शंस हो जाएंगे तो उसके बाद ऐन मुमकिन है कि दोबारा एक फुल स्केल वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो बहरहाल जी वहाँ से भी कोई अच्छी खबरें नहीं है। ये भी आज खबर आई है कि दोबारा से ईरानी तेल के ऊपर पाबंदी लगा दी है अमेरिका ने। तो वो जो एक हमारे यहाँ बड़ा चूरन बेचा जा रहा था कि जी हम सस्ता तेल लेके ईरान से जो है वो बेचेंगे, तो वो अब चूरन दोबारा जो फकी देने वाले और जो वो मेडिसिन बनाने वाले लोग हैं वो खुद ही खा पी लें, क्योंकि फ़िलहाल हमने तो उसी वक्त कहा था कि हमें तो इसके बदले में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसका फ़ायदा कोई अवाम को मिले। तो वही खदशात जो है वो दुरुस्त साबित हो रहे नज़र आ रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।